आज बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में डिस्कस किया था। देखिए, ये जो अपूर्ण प्रतियोगिता है ये बाजार परफेक्ट कंपटीशन तथा हम कह सकते हैं मोनोपोली कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता के का बीच का बाजार होता है। यानी कि ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें कुछ फीचर्स आप में देखेंगे कि उसमें कुछ फीचर्स किसके होंगे, परफेक्ट कंपटीशन के, और कुछ फीचर्स उसमें आएगा मोनोपोली कंपटीशन के। क्लियर है। सेकंड थिंग कि इम्परफेक्ट कंपटीशन ये नाम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बताया था। यानी कि जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है इसको श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बताया। इसे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता बाजार। क्लियर है। तो अगर एग्जाम में आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन आए या इसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहें तो आंसर एक ही होगा। ठीक है। तो यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता। चलिए इसकी एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। लेफ्ट विच की जो डेफिनेशन है उसके बारे में। Monopolistic competition is a market situation in which there are many sellers of particular product, but the product of each seller is in same way differentiated in the mind of consumer from the product of other seller। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इस डेफिनेशन में। एक तो है मैनी सेलर, बहुत ज़्यादा अनेक विक्रेता होते हैं। साथ ही साथ एक आता है आपका वर्ड डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट। डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट का मतलब होता है विविध प्रकार के उत्पादन। ठीक है। तो लेफ्ट विच अपनी इस डेफिनेशन में ये बिल्कुल क्लियर कहना चाहते हैं कि एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता बाजार वह स्थिति है, वह सिचुएशन है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्या पाए जाते हैं, विक्रेता होते हैं। ठीक है। प्रत्येक विक्रेता वस्तु उपभोक्ता के मस्तिष्क में यानी कि जो माइंड है कंज्यूमर का उसमें ये सेट कर देते हैं कि दूसरी विक्रेता से वस्तु अलग होती है। ध्यान रखिएगा। यानी कि लेफ्ट विच अपनी डेफिनेशन में क्या कहना चाहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी वस्तु के बहुत विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता क्या करता है कि वस्तु का जो उपभोक्ता होता है यानी जो कंज्यूमर है, जो उस वस्तु को परचेज करने वाला है, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में ये कह सकते हैं एक पिक्चर बना देता है कि दूसरे विक्रेता के पास में, जो दूसरा सेलर है उसके पास में जो वस्तु है उससे मेरी वस्तु डिफरेंट है। ऐसा सेलर है वो कंज्यूमर के माइंड में ऐसी पिक्चर बना देता है। तो ये जो डेफिनेशन है वो लेफ्ट विच ने दी है। क्लियर है। चलिए अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की है फीचर्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता। सबसे पहला है मोर सेलर। देखिए यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर होंगे वो संख्या में ज़्यादा होंगे और वो प्राइस को क्या कह सकते हैं, वो वस्तु को बेचने के लिए या कह सकते हैं अपने कार्य के लिए फ्री होते हैं। यानी कि जो सेलर होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे फ्री होंगे और वो वस्तु का कह सकते हैं प्राइस है वो थोड़ा डिफरेंट रख सकते हैं। यानी कि वस्तु का जो कीमत रहेगा उसमें परिवर्तन करने की जो या कह सकते हैं मूल्य को नियंत्रित कंट्रोल करने का जो पावर होगा वो सेलर के पास होगा। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा क्या था, वहाँ पे प्राइस जो है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती हैं और जो फर्म है वो सिर्फ उसको एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पे सेलर जो होते हैं वो अपने काम के लिए फ्री होते हैं, इसीलिए वो प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं यानी मूल्य को नियंत्रित कर सकते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स है वो है वस्तु विभेद यानी कि डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट। डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि वस्तु जो होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन में वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, परंतु उनका जो कह सकते हैं फॉर्म, जो रूप होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उनका साइज़ हो गया, उनका नाम हो गया, उनका कोई ब्रांड हो गया, या फिर उनकी जो पैकेजिंग है या लेबलिंग है वो अलग होती है, उनका कलर अलग होता है, उनका ट्रेडमार्क अलग होता है। तो वस्तु होती तो एक है लेकिन इन सभी फीचर्स के कारण वो वस्तु दूसरी वस्तु से अलग दिखती है। ध्यान रखिएगा
यहाँ पे जो वस्तु विभेद है, वस्तु विभेद इनका मतलब हो गया एक आर्टिफिशियल जो चेंज कह सकते हैं, आर्टिफिशियल का मतलब हो गया एक कृत्रिम, जो कह सकते हैं कृत्रिम का मतलब हो गया कृत्रिम भेद, यानी एक जो आर्टिफिशियल डिफ्रेंशिएट इसमें किया जाता है। क्लियर है? आर्टिफिशियल डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है वस्तु होती तो एक जैसी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे फीचर्स डाल दिए जाते हैं सेलर के द्वारा, तो वस्तु दूसरी वस्तु से अलग दिखने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये वस्तु विभेद होगा। ध्यान रखिएगा, ये नियर सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कि नज़दीकी प्रतिस्थापन होते हैं। ये फुल्ली सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, ये फुल्ली सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, ये नियर सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी नज़दीकी स्थापन होते हैं, क्योंकि वस्तु तो एक जैसी होती है, बस उसमें कुछ चेंजेस किया जाता है। फुल्ली सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि बिल्कुल उसको प्रतिस्थापित दूसरी वस्तु से किया जा सके, लेकिन ये क्या होते हैं, सिर्फ नियर सब्स्टिट्यूट होंगे। थर्ड इसकी है इजी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, फर्मों को आसानी से प्रवेश और बहिर्गमन। देखिए, हम कह सकते हैं कि फुल्ली कंपटीशन फुल्ली या परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा कि फ्रीली जो है फर्म एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। उसी तरह से इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी इजी से एंट्री कर सकती है कोई भी फर्म और एग्जिट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है फर्म्स को एंट्री करने में और एग्जिट होने में। यानी अगर कोई जो फर्म्स हैं वो मिलकर एक यूनियन बना देती हैं तो वो नई फर्म्स को एंट्री नहीं करने देती हैं। क्लियर है? तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि फ्रीली एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म हो सकता है। इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, बाजार दशाओं का अपूर्ण ज्ञान। देखिए, यहाँ पे ये है कि जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ पे जो भी बायर होंगे, जो भी कंज्यूमर होंगे, उनको मार्केट की जो है वो नॉलेज नहीं होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए वो क्या होता है कि वो ज़्यादा प्राइस वो ब्रांड के नाम पे, वो कलर के रूप में, वो पैकेजिंग के रूप में प्राइस ज़्यादा देने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को यहाँ पे नॉलेज नहीं रहता है कि क्या प्राइस है। नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर मूल्य प्रतियोगिता। देखिए, नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सेल है उसको बढ़ाने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ यानी विक्रय संवर्धन की क्रियाएं की जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज़ पे फ्री कूपन मिलता है, ठीक है, वह आप देखते हैं एक अगर हम परचेज़ करेंगे तो दूसरी उसके साथ फ्री मिलती है, ठीक है, 99। ये सारी स्कीम्स होती हैं सेल को बढ़ाने की, जैसे गारंटी होता है या कोई फ्री सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है, रिपेयर फ्री है या फ्री गिफ्ट उसके ऊपर है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेल्स को बढ़ाने के लिए की जाती हैं। इसे कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन एक्टिविटीज़, यानी कि गैर मूल्य प्रतियोगिता। ठीक है, तो अपनी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए ऐसी सेल्स प्रमोशन वाली एक्टिविटीज़ हैं वो काम में ली जाती हैं सेलर के द्वारा। ठीक है, नियर सब्स्टिट्यूट गुड्स, अभी हमने बात की थी निकट स्थापन वस्तुएं। देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता में आप कह सकते हैं जो भी कमोडिटीज़ होती हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं, यानी कि वस्तु विभेद होती हैं। वे एक दूसरे के नियर, यानी कि जो नियर है वो सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं। जैसे, क्योंकि वस्तु जो होती है वो दिखने में एक जैसी होती हैं, लेकिन उनका जो पैकेजिंग, कलर, साइज़, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट कर दिया जाता है, उन पे सर्विसेज, इसीलिए वो नियर सब्स्टिट्यूट होती हैं। फुल्ली सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, फिर है डिफरेंशिएट इन द अप्रोच ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की धारणाओं में भिन्नता। देखिए, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हैं सेलर क्या करता है, अपना ब्रांड, ट्रेडमार्क या उसकी पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट ऐसा करता है जिससे कि वो वस्तु का अगर थोड़ा सा भी प्राइस यानी कि उसमें इंक्रीज़ कर दे तो कंज्यूमर है वो उसको नहीं छोड़ता है, उस कमोडिटीज़ को नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि कंज्यूमर को लगता है कि वो जो वस्तु मैंने ली है वो एक ब्रांड की है, वो ट्रेडमार्क है, उसका पैकेजिंग अच्छा है, तो ऐसा कंसेप्ट है वो कंज्यूमर अपने दिमाग में बना लेता है। तो यहाँ पे सेलर इस अप्रोच का, कंज्यूमर की इस अप्रोच का क्या करता है, फ़ायदा उठाता है और उस कमोडिटीज़ की प्राइस को इंक्रीज़ कर देता है, कीमत को बढ़ा देता है। तो कीमत को जो सेलर बढ़ा रहा है, प्राइस जो बढ़ रही है, वो
मेन कारण क्या होता है, कंज्यूमर की जो अप्रोच होती है, कंज्यूमर की जो सोच होती है कि जो चीज़ उसने ली है वो ब्रांडेड है, कलर अच्छा है, तो इस कारण से सेलर वो प्राइस को इंक्रीज़ करता है और इंक्रीज़ करने पर भी सेलर की डिमांड कम नहीं होती है। क्लियर है? तो अगर ज़्यादा प्राइस कर दी जाएगी तो उसकी क्या हो सकता है, कंज्यूमर उसको छोड़कर दूसरी वस्तु को खरीदने लग जाएगा। तो ये थे फीचर्स के किसके, इम्परफेक्ट कंपटीशन के, राइट। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता में साम्य व संतुलन। देखिए जिस तरह से हमने परफेक्ट कंपटीशन में बात की थी इक्विलिब्रियम पॉइंट की, उसी तरह से यहाँ पर भी वही मेथड, वही अप्रोच होगी। जैसे हमने बात कर रखे हैं हम लोग कि TR एंड TC अप्रोच, हमने भी बात उसमें की थी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, कुल आगम और कुल लागत विधि। और सेकंड इक्विलिब्रियम पॉइंट को जानने का कौन सा मेथड है, MR एंड FC अप्रोच, यानी सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं TR एंड TC अप्रोच की। देखिए इस अप्रोच में हम कह सकते हैं फर्म का जो इक्विलिब्रियम होगा वो वहाँ होगा जहाँ पे TR और TC में ज़्यादा डिफरेंट होगा। इसमें वही डायग्राम बनेगा जो हमने परफेक्ट कंपटीशन में बनाया था। तो देखिए ये है आपका TR जो है 45 डिग्री से इंक्रीज होता है, और जो TC होगा वो आपका कभी बहुत ज़्यादा TR से आप कह सकते हैं ऊपर की तरफ, और कभी आपका TR से नीचे की तरफ, यानी कि जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो ये सेम ही डायग्राम होगा जो कि हमने आपकी परफेक्ट कंपटीशन में बनाया था। तो देखिए यहाँ पे TR जो है वो एक इंक्रीजिंग होते हुए हैं और बाद में वो गिरता है टोटल जो रेवेन्यू है। TR और TC जो वक्र है वो हमने बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा जहाँ पे TC और TR इक्वल होते हैं वो कौन सा पॉइंट होता है, वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, ठीक है। जहाँ पे ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है जहाँ पे आपका कह सकते हैं TR और TC इक्वल होगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपने देखा ये हमारी TR थी और TC क्या है, ऊपर है। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, जहाँ पे आपने देखा कि जो आपका TR है वो कम है किससे, TC से, क्योंकि TC क्या है ऊपर की तरफ। तो ये जब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ये कंडीशन कौन सी होती है, लॉस की, क्या होगा, लॉस, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे भी ये भी ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, और आपका यहाँ पे जब है लॉस की कंडीशन, और यहाँ पे भी देखा टोटल रेवेन्यू से ऊपर टोटल कॉस्ट जारी है, तो ये कंडीशन भी क्या होगी, लॉस की होगी। तब फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में क्या हो, ज़्यादा डिफरेंट हो, और जब TR हमारी ज़्यादा हो। तो यानी कि हम कह सकते हैं TR ग्रेटर देन TC, जब टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो TR और TC है जिसके बीच में जो ज़्यादा डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंट का इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये आपका प्रोडक्शन रहेगा, और ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट, यानी कि मैक्सिमम जो आप कह सकते हैं प्रॉफिट की जो सिचुएशन होगी वो ये पॉइंट कहलाएगी। इसे कहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर है आपको। तो ये हमारी हो गई मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, जहाँ पे आपका ये TR रेखा और TC रेखा में जो ज़्यादा डिफरेंट होगा। ये सारी प्रॉफिट की कंडीशन है जहाँ पे TR आपकी ज़्यादा है TC से, लेकिन हमें कौन सा पॉइंट लेना है, हमें वो लेना है जिसमें TR और TC में ज़्यादा डिफरेंट हो। तो ये ज़्यादा डिफरेंट, ये ज़्यादा डिफरेंट को बता रहा है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट को बताएगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे ये OQ जो प्रोडक्शन होगा ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ पे फर्म जो है वो अधिकतम लाभ की प्राप्ति कर सकती है। क्लियर है। तो ये कंडीशन जो कहलाएगी वो प्रॉफिट की कंडीशन होगी, ठीक है। तो एक फर्म का इक्विलिब्रियम जानने का जो मेथड होगा वो क्या कहलाएगा, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड MR एंड FC अप्रोच, यानी सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि की। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा था कि जो परफेक्ट कंपटीशन था उसमें जो डिमांड थी, मांग कैसी थी, मांग थी आपकी
परफेक्टली इलासिटी, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो मांग थी वो पूर्णतः लोचदार थी। ठीक है, इसीलिए डिमांड कर्व क्या था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक स्लीपिंग रेखा के रूप में था। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड होगी वो आपकी कह सकते हैं परफेक्ट इलासिटी से कम होगी। तो यहाँ पे जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इलासिटी होगी। ठीक है, परफेक्टली इलासिटी से कम होगी यहाँ पे जो आपकी मांग होगी। इसीलिए ए आर और एम आर जो है वो उसका जो स्लोप रहेगा वो डाउन स्लोप रहेगा, गिरते हुए होंगे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ए आर और एम आर। ध्यान रखिएगा एम आर जो है वो ए आर की कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी से नीचे डाउन होगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ए आर को क्या कहेंगे, प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे वही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है एम सी की, कि यहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम, इसमें तो क्या था टी आर टी सी में जो ज़्यादा डिफरेंट वाला पॉइंट होगा तब हमने ये पॉइंट लिया था। ठीक है, इस पॉइंट का अगर हम आर सी नाम रखें तो ये जो डिफरेंट है ये ज़्यादा डिफरेंट है, इसीलिए फर्म का इक्विलिब्रियम यहाँ पे है। ठीक है, इस प्रोडक्शन पे। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पे एम आर बराबर एम सी हो, क्या होगा, एम आर बराबर एम सी हो, वो पॉइंट फर्म का इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पे एम आर एम सी कहाँ हो रहा है इक्विलिब्रियम, ये एम सी जो लाइन है और ये एम आर है, तो ये यहाँ पे हो रहा है, इसका नाम रख देते हैं ई, और ई पॉइंट पे हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम हो रहा है, और ये फर्म का जो है वो कहलाएगी प्राइस, यानी कि ये टोटल आपकी पी क्यू जो है वो प्राइस को डिनोट कर रहा है और ओ क्यू क्या है, प्रोडक्शन को। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको इस सेकंड अप्रोच में ध्यान रखना है एम आर एम सी अप्रोच में, कि जहाँ पे एम आर बराबर एम सी होगा वो आपका फर्म का इक्विलिब्रियम होगा, यानी पी क्यू प्राइस पे हम ओ क्यू उत्पादन की मात्रा होगी। क्लियर है आपको। एमसी का आपको पता है एमसी जो है वो एमआर को नीचे से कट होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन पे आपको ध्यान रखनी है। तो इस कंडीशन में दोनों में आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम इन इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो मेथड है वो दो मेथड है, सेम परफेक्ट कंपटीशन के जैसा ही है, कि टी आर एंड टी सी अप्रोच और एम आर एंड एम सी अप्रोच, जो कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी देखा था। बस डिफरेंट क्या था कि वहाँ पे डिमांड कर्व एक स्लीपिंग लाइन के रूप में था, जबकि यहाँ पे जो आपका डिमांड कर्व है वो क्या होगा, वो कम इलासिटी होगा। ठीक है, परफेक्टली इलासिटी नहीं होगा, थोड़ा कम इलासिटी होगा, इसीलिए ए आर एम आर क्या होंगे, नीचे गिरते हुए होंगे। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट था। है नेक्स्ट पॉइंट की प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, मूल्य उत्पादन का निर्धारण अपूर्ण प्रतियोगिता में, यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इसमें भी आप देखिए दो टाइम पीरियड के बारे में कह सकते हैं डिस्कस किया गया है, शॉर्ट पीरियड यानी अल्पकाल में और लॉन्ग पीरियड यानी दीर्घकाल में। देखिए शॉर्ट पीरियड में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि फर्म अपने किसी भी कह सकते हैं उत्पादन का जो साइज़ है उसमें परिवर्तन कर पाए। तो यहाँ पे जो प्राइस होती है उसको इफेक्ट सिर्फ डिमांड के बेस पे किया जाता है। सपोज दैट अगर आपका डिमांड ज़्यादा है, आपके प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पे प्राइस भी ज़्यादा होगा। अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम है तो प्राइस भी कम होगा। तो इन के कारण ही हम कह सकते हैं तीन डिफरेंट सिचुएशन होती हैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम पीरियड में, यानी कि या तो कंपनी को असामान्य लाभ होता है जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा प्राइस का होगा और वहाँ पे असामान्य लाभ यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर बाज़ार में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो नॉर्मल है, यानी कि डिमांड है वो बिल्कुल सप्लाई के अकॉर्डिंग ही है, ज़्यादा नहीं है, तो डिमांड जो प्राइस है वो एक नॉर्मल रहेगा और उससे नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्लियर है। अगर आपके मार्केट में जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो डिमांड कम हो जाता है तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मांग ही नहीं है तो प्राइस नीचे चला जाएगा और वहाँ फर्म को लॉस होने की संभावना रहती है। तो अल्पकाल में तीन सिचुएशन होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट कंडीशन होती है एबनॉर्मल प्रॉफिट की, जिसे हम कहते हैं असामान्य लाभ, और ये कब होता है, जब कंपनी की फेवरेबल कंडीशन होती है, अनुकूल स्थिति होती है।
बी कंडीशन होती है जब कंपनी का हम कह सकते हैं एक नॉर्मल होती है कंडीशन, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं, सामान्य लाभ। और सी कंडीशन होती है जब कंपनी का डिमांड कम हो जाता है, मांग कम हो जाती है, उसके प्रोडक्ट की फर्म की जो मांग है वो कम हो गई, तो वहाँ पे जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और वहाँ पे जो फर्म होगी उसे लॉस होने की संभावना रहती है, यानी कि हानि की संभावना रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम ए कंडीशन देखते हैं जिसमें हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में हम जो डायग्राम बनाएंगे, ओ एक्स पे हम बता रहे हैं आपका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, और ओ वाई पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू। क्लियर है? तो यहाँ पे ए आर एम आर, क्योंकि ये क्या है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और यहाँ पे जो उनका स्लोप रहेगा वो डाउन रहेगा, क्योंकि परफेक्ट इलास्टिसिटी से आपकी जो इलास्टिसिटी है वो डिमांड की वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होता है कंपनी को, तो वो कंडीशन होती है जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, जो कि हम लोगों ने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी इस बारे की बात की थी। ठीक है, जब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो ये है आपका एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि जो एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू से नीचे की तरफ है। क्लियर है? तो ये कंडीशन होती है एबनॉर्मल प्रॉफिट की। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है, जहाँ एम आर बराबर एम सी होगा वो कंडीशन होती है फर्म के इक्विलिब्रियम की। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ मानना है, जहाँ एम आर बराबर एम सी हो। क्लियर है? तो चलिए यहाँ हम बनाते हैं एक एम सी कर्व, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ये किस पॉइंट पे एक हो रहे हैं, इस पॉइंट पे, इसका नाम रखते हैं ई, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हम एवरेज रेवेन्यू यानी कहाँ तक लेके जाएंगे, इस एवरेज रेवेन्यू तक। क्लियर है? और ये हमारा डिसाइड हो गया है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो जब आप इसको, जब इस लाइन को आप ऊपर लेके जा रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट से, तो ये एवरेज कॉस्ट को यहाँ, एवरेज कॉस्ट को कहाँ टच कर रहा है, ये लाइन इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यानी कि कॉस्ट आपकी कितनी है, एवरेज कॉस्ट ये इतनी, आपको मिल कितना रहा है, इतना। चलिए, यानी कि S1 और T1 जितना कंपनी को हो रहा है एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये है आपके उत्पादन की मात्रा, यानी कि OQ प्रोडक्शन पे हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, OQ प्रोडक्शन पे हमें कितना मिल रहा है, T1 और S1। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कंडीशन प्रॉफिट की। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन है, प्राइस जो है वो ज़्यादा है, OQ प्रोडक्शन पे प्राइस कितनी बता रही है, QS प्राइस बता रही है। तो यहाँ पे आप चाहें तो ये तो हो गया आपके प्रोडक्शन की मात्रा OQ, और ये QS क्या है आपका प्राइस। ठीक है, तो OQ प्रोडक्शन पे QS जो प्राइस है उस पर कंपनी जो फर्म है उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, T1 और S1। क्लियर है? तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। इसमें आपको दो ध्यान रखना है, दो बातों का। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं बी डायग्राम की, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट की। तो वही आपको OX में बताना है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पे CNR कॉस्ट एंड रेवेन्यू, लागत और आगम को। तो वही AR और MR। देखिए सामान्य लाभ कब होता है, जब AR बराबर AC हो, यानी कि एवरेज रेवेन्यू बराबर आपका एवरेज कॉस्ट हो। क्लियर है? और दूसरा फर्म का साम्य बिंदु कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पे MR बराबर MC हो। ठीक है, ये MR बराबर MC ये तीनों कंडीशन में कॉमन होगा। जो चेंज हो रहा है वो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल कंडीशन जब होगी, यानी कि एवरेज कॉस्ट होगा वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा, तो ये है आपका एवरेज कॉस्ट। अब आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पता करना है, MC बनाया हमने, ये MC बना दिया। अब MC बनाने के बाद आप देखेंगे कि ये MC और MR कहाँ बराबर हो रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट,
और ये हम लेके जा रहे हैं और ये हो गई हमारी प्राइस। तो OQ1 प्रोडक्शन पे जो O कह सकते हैं OP, ठीक है, ये OQ1 प्रोडक्शन पे जो प्राइस है वो है आपका Q1P। ये जो Q1P प्राइस है, ठीक है। तो प्राइस जो है कीमत के बराबर ही आपकी कह सकते हैं, जो कीमत आपने रखी है उसके बराबर ही आपको मिल रहा है। तो ये होती है हमारी एक नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जितना कॉस्ट है उतना ही प्राइस है। क्लियर है? तो ये जो प्राइस है, ये जो हमको मिल रहा है Q1P, ये जितना भी प्राइस है, ये प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और OQ1 क्या है? प्रोडक्शन। तो जो प्राइस है वो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के बराबर आ रहा है। क्लियर है? तो ये कंडीशन होती है जहाँ पे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस यानी ब्रेक इवन पॉइंट वाली कंडीशन होती है। ठीक है। थर्ड बात करते हैं लॉस की कंडीशन। लॉस की कंडीशन कब होती है? वही आपको बनाना है OX पे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा, और यहाँ दिखाएंगे हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू यानी लागत और आगम को। ठीक है, वही आपको बताना है AR बराबर MR। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में जब हम बात कर रहे हैं लॉस कंडीशन की, जहाँ पे लॉस हो रहा है उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कंपनी की जो डिमांड है वो कम हो गई है और प्राइस कम हो गई है। तो जब लॉस वाली कंडीशन में क्या होगा कि एवरेज रेवेन्यू है वो कम होगा एवरेज कॉस्ट से, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और यहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ MR बराबर MC हो। तो ये है आपका एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या आ रहा है? ज़्यादा है किससे? एवरेज रेवेन्यू से। और ये आपका है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ हो रहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया? E। और इसे हम, इस लाइन को हम कहाँ लेके जा रहे हैं कि हमें कितना एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कॉस्ट कितनी है हमारी, तो ये। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं हम V1 और यहाँ नाम रख देते हैं W। ठीक है, W1। और ये जब आप लेके जाएंगे ये एवरेज रेवेन्यू, तो ये आपका बताएगा V2 और W2। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है लॉस की। तो यहाँ पे प्राइस से ज़्यादा आपका चला गया है कॉस्ट। प्राइस तो कितनी है? प्राइस कितनी है? V2 तक, यानी कि OQ प्रोडक्शन पे जो आपकी आप कह सकते हैं, इतना कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। आपने देखा कि जो प्राइस है वो तो V2, आप कह सकते हैं प्राइस जो है वो V2Q यानी कि इतनी ही V2 तक है, लेकिन कॉस्ट है वो उससे ज़्यादा आ रही है। तो फर्म को कह सकते हैं OQ प्रोडक्शन पे जो फर्म को लॉस हो रहा है वो हो रहा है W1, W2, V1, V2। तो ये कंपनी का क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। तो ये कंडीशन कब होती है? जब एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत आगम जो है वो कम होता है औसत लागत से। तो औसत लागत ज़्यादा आ रही है, तो लागत कॉस्ट यानी ज़्यादा आ रही है और हमें कंपनी को मिल्क फर्म को कम मिल रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? लॉस की कंडीशन कहलाती है। अब अगर हम बात करें दीर्घकाल के समय की, तो लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या होता है कि जब फ्रीली एंट्री और एग्जिट होती है कंपनी, यानी आसानी से आ और जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, फ्री एंट्री और एग्जिट होने पर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होने पर तो कंपनी जो फर्म होगी उसे होगा नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ, जो कि B डायग्राम है वो बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम पीरियड में जो पुरानी फर्म है यानी जो पुरानी ओल्ड जो फर्म्स हैं, वो अगर ओल्ड फर्म अपना एक यूनियन बना ले, एक पूरा यूनियन बना ले, एक संघ बना ले, तो ये संघ क्या डिसाइड करती है कि किसी भी फर्म को एंट्री नहीं करने देती है। तो वहाँ पे एंट्री पे कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। तो इस एंट्री जब लगा दी जाती है, यानी कि इन फर्म के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जब ये पुरानी फर्म एक हो जाती है और यूनियन संघ बना लेती है, तो ये नई फर्म को अंदर आने नहीं देती। तो इस कंडीशन में जो होती हैं फर्म्स होती हैं, उनको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, असामान्य लाभ, जो कि फर्स्ट डायग्राम
होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टाइम पीरियड यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता में भी कंपनी जहाँ तक फर्म है उस फर्म को हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है, अपवाद कह सकते हैं, जिसमें पुरानी जो फर्म्स होती हैं वो अपना यूनियन बना लेती हैं, ठीक है, संघ बना लेती हैं और न्यू फर्म्स को एंट्री नहीं देने देती। तो उस कंडीशंस में वो सारा का सारा जो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है वो पूरा उन पुरानी फर्म्स को मिलता है। तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करें तो एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट यानी फर्स्ट सेकंड जो ए बी कंडीशन है वो बनेगी। बस यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व और आपको लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाना होगा। तो बस ये इसी तरह से इसमें दो कंडीशन लॉन्ग टाइम पीरियड में हो सकती हैं।